27 साल की विधवा ग्राम प्रधान के पास राशन कार्ड के लिए गई, तो उसके पास पैसे नहीं थे। तो प्रधान ने कहा तुम मेरे साथ सो जाओ, मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा। और उस गरीब मजबूर विधवा ने उसकी बात मानी और उसके साथ सोने को तैयार हो गई। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। करप्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में एक दीमक नहीं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ज़रूरत की तरह शामिल हो चुका है। इसी करप्शन से जुड़ा मामला एक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से आया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गांव है जिसका नाम है भटनी। 2018 में एक ये कहानी सामने आई थी, पर इस कहानी की शुरुआत जो थी, नींव जो थी, वो 2015 में पड़ चुकी थी। हुआ ऐसा कि वहाँ की इसी भटट गांव की एक लड़की की शादी गांव के ही एक लड़के से हो गई। दोनों बहुत हंसी खुशी रहते थे। जब पत्नी की जिम्मेदारी पति पे आई और अच्छे जीवन के लिए, सुविधाओं के लिए वो मुंबई के भिवंडी इलाके में एक फैक्ट्री में काम करने चला गया। दिन बीतते रहे, वो काम की छुट्टी लेकर घर आता रहा। इसी चीज़ में 3 साल बीत गए। और 3 साल बाद अचानक उसके पति की तबीयत खराब होती है, आसपास दवाई कराई जाती है, पर उसके पति की मौत हो जाती है। 27 साल की महज उम्र में विधवा हो गई। और सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का था कि जिसने उसको पैदा किया, जिसने उसको विदा किया, उन्होंने उससे अपना पल्ला झाड़ लिया, उसको अपनाने से मना कर दिया। और इधर जो ससुराल वाले थे, उसके पति के माँ बाप थे, उन्होंने भी उसको ठुकरा दिया, अलग कर दिया। अब ले दे के उस पर एक घर बचा था जो उसके पति के साथ रहती थी, छोटा सा घर था, उसी में वो रहती थी। पर उसको जीवन चलाने के लिए, खाने के लिए, राशन के लिए भी अब कुछ करना था, क्योंकि उसको कुछ काम आता नहीं था, कभी किया नहीं, ना शादी से पहले ना शादी के बाद। जीवन यहाँ पर मुश्किल था। तो उसको किसी ने बताया कि सरकार जो है गरीबों के लिए स्कीम चलाती है, कई स्कीम ऐसी हैं जिसमें गरीबों को फ़ायदा मिलता है। उसमें से 2 चीज़ों पर उसका ध्यान गया, राशन कार्ड और मनरेगा। राशन कार्ड में ये होता है कि ज़्यादातर जो है यूनिट के हिसाब से हमारे देश में राशन मिलता है। जैसे आप 1 यूनिट है तो लगभग 5 या 4 किलो राशन देते हैं। और मनरेगा में ये होता है कि 235 रुपये लगभग मिलते हैं रोज़ाना के, 100 दिन गारंटी से मिलते हैं। तो उसको लगा कि अगर राशन कार्ड बन जाए, उससे राशन कार्ड से ही सबसे पहले राशन कार्ड बनवाना पड़ेगा, उसके बाद उससे मनरेगा कार्ड बनेगा। और फिर कुछ दिन में कुछ ही टाइम में उसको चल गया पता कि सरकार एक पेंशन भी देती है, विधवा पेंशन, जिसमें 18 से 55 साल तक की अगर औरत कोई विधवा हो जाती है तो हर राज्य में अलग अलग स्कीम है, किसी में 500, किसी में 1000, किसी में 2000। अब वो पता करती है कि चीज़ें कैसे बनेगी। तो उसको पता चलता है कि सबसे पहले इन चीज़ों के लिए ग्राम प्रधान के पास जाना पड़ता है और ग्राम प्रधान ही इसकी मंजूरी देता है। दोस्तों, आप MLA, MP इन सबको तो जानते ही होंगे। ये ग्राम प्रधान की पावर भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बिना गाँव देहात में इनके मर्जी के कोई भी आप सुविधा का लाभ नहीं ले सकते। अब वो पता करते करते प्रधान पे जाती है और बताती है कि मैं विधवा हो गई हूँ, मेरे पति की मौत हो चुकी है, घर वालों ने साथ छोड़ दिया है, जीवन बिताने में दिक्कत हो रही है, तो आप मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए। प्रधान कहता है ठीक है, बनवा दूंगा। पर वो सोचता है कि ये गरीब औरत है, पैसे कहाँ से देगी। पर देखता है कि जवान है, खूबसूरत है, आगे पीछे कोई है नहीं। तो उसे सीधा सट कह देता है कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हारा राशन कार्ड बनवाऊंगा। पहले तो महिला मना कर देती है, वहाँ चली जाती है। पर कुछ दिन इधर उधर धक्के खाने के बाद दिखता है कि कोई सहारा नहीं है, तो प्रधान की बात मान लेती है और उसके साथ सो जाती है। जब प्रधान अपनी उससे हवस पूरी कर लेता है तो एक सिफारशी लेटर दे के उसको सेक्रेटरी के पास भेज देता है। अब सेक्रेटरी के पास जब गई तो सेक्रेटरी भी नंबर 1 दर्जे का रिश्वतखोर निकला। अब उसने प्रधान से जब ये बात बोली कि प्रधान जी क्या देगी, पैसे देगी नहीं, प्रधान जी ये पैसे तो देगी नहीं पाएगी, कैसे से काम करूँ। तो प्रधान उसको बता देता है कि मैंने ऐसे किया, तुम भी करके अपना निकाल लो। तो इतने पे सेक्रेटरी भी उसमें ये डिमांड रखता है। तो वो भी सोचती है जब एक बार ये चीज़ हो ही चुकी है, बिना इसके कुछ काम आगे बढ़ेगा नहीं, तो वो भी कोई नानकुन नहीं करती है और तैयार हो जाती है। ये कोई मामला ऐसा नहीं था कि 2 जनों में निपट जाता। इसके बाद फिर कलेक्टर थे, बाबू थे, उसके ऊपर आप वीडियो कहाँ खुद धक्के खाने थे, सब पता था। अभी मामला बढ़ते बढ़ते एक से प्रधान से सेक्रेटरी से कलेक्टर से बाबू करते करते लगभग 13 जनों तक पहुंच जाती है। और 13 के 13 जने इसके साथ वही घिनौना काम कृत्य करते हैं जो प्रधान ने शुरुआत की थी। अब इसको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब एक बार असमत लुट चुकी तो क्या बचाना और क्या सहेजना। धीरे धीरे उसका काम आगे बढ़ता है और राशन कार्ड बन के उसके हाथ में आ जाता है। थोड़ी सी में खुशी आती है कि चलो कुछ तो काम हुआ, इससे मैं आगे अपना मनरेगा बनवा लूँगी, मनरेगा जॉब कार्ड बनवा लूँ। धीरे धीरे उसके राशन कार्ड बन के उसके हाथ में जब आ जाता है
तो उसके चेहरे पर थोड़ी खुशी आती है कि चलो इसी राशन कार्ड से अब मनरेगा कार्ड बन जाएगा और इसी से ही विधवा पेंशन बन जाएगी, तो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। पर उसकी इस खुशी ज़्यादा दिन तक रही नहीं। अचानक उसकी भी तबीयत ख़राब होती है और वो आसपास के झोला छाप से दवाई करवाती है, पर कोई फ़र्क नहीं होता है। फिर वो एक दिन प्रधान के पास जाती है और बताती है कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो प्रधान भी उसको एक झोला छाप जानने वाले डॉक्टर के पास भेज देता है। वहाँ से भी दवाई लेती है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसके बाद वही इसके बाद वो दोबारा उस डॉक्टर के पास जाती है और कहती है डॉक्टर साहब कुछ आराम नहीं है। तो कहता है तुम एक काम करो, अपना ब्लड टेस्ट करा लो। अब वो महिला अपना ब्लड सैंपल देती है। अगले दिन उस ब्लड की सैंपल की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है उस महिला को HIV पॉजिटिव है, एड्स है। अब ये बात डॉक्टर जो है प्रधान को बताता है। प्रधान के ये बात सुनते ही पहले तले ज़मीन खिसक जाती है और उसके हाथ पाँव फूल जाते हैं। वो कहता है नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं हो सकता, आप एक काम करिए, हो सकता है रिपोर्ट गलत हो, आप दोबारा उसका चेकअप कराइए। तो दोबारा से फिर इसको गोरखपुर में ही एक अस्पताल है BRD, बहुत ही बड़ा जो फेमस अस्पताल है। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ हर साल एक ख़ास महीने में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाती है। बहरहाल उसका जब उसका टेस्ट इस अस्पताल में कराया जाता है तो वहाँ रिपोर्ट आती है, तो उसमें भी ये कन्फर्म हो जाता है कि इसको एड्स है। अब इसके बाद प्रधान के हाथ पाँव फूल जाते हैं। अब जब इसके बाद वो अपना टेस्ट कराता है तो वो भी पॉजिटिव पाया जाता है। अब ये बात प्रधान से सेक्रेटरी तक पहुंचती है और सेक्रेटरी से उन 13 रिश्वतखोर अधिकारी तक पहुंचती है जिन्होंने ये काम किया था। अब वो धीरे धीरे चोरी छुपे अपना टेस्ट कराने लगे और ये बात कहीं से लीक हो गई और प्रशासन में भी हड़कंप मच गया कि ऐसा कैसे हो रहा है। छानबीन की गई तो पता चला ये 13 जने वही रिश्वतखोर थे जिन्होंने उस विधवा महिला को नोचा था, कछोड़ा था, रिश्वत के नाम पे उसकी आबरू लूटी थी। ये तो उनको उनकी करने की सज़ा मिल गई जो उन्होंने उस महिला के साथ किया, ऊपर वाले ने उनको वापस कर दिया। पर ज़्यादा कर इन 13 जनों में शादीशुदा थे। अब इनकी बीवियों की क्या गलती थी, क्योंकि इन दिनों में अपनी बीवी के पास भी गए होंगे, उनसे ये बीमारी इनको भी लग गई होगी, पक्का है, कन्फर्म है। पर ये तो बात होगी प्रशासन, ये बात पूरी लीक कभी हो नहीं पाई है। इनकी 13 जनों की रिपोर्ट जो थी वो तो पूरे में लीक हो गई, पर इनकी बीवियों का भी सामने नहीं आया। पर बात ये थी कि सबसे मेन महिला को ये बीमारी हुई कैसे। तो जब इसके पति की मौत हुई थी, उसकी बीमारी से मौत हुई थी, पर उसका कोई चेकअप नहीं हुआ था। दरअसल दोस्तों, हमारे गांव में आज भी यही हाल है कि लोग मर जाते हैं बीमारी से, पर पता नहीं चलता कि इनको बीमारी क्या है, क्योंकि वो चेकअप ही नहीं कराते हैं, झोला छाप से दवाई लेते रहते हैं और उनकी मौतें हो जाती हैं। आज तक किसी को पता चलता नहीं है कि मौत कैसे होती है। तो शायद उसकी औरत को, विधवा को जो बीमारी मिली थी वो अपने पति से मिली थी। अब उसके पति कहाँ से मिली थी भगवान जाने, क्योंकि वो है ही नहीं रही। बहरहाल इन 13 जनों को जिन्होंने रिश्वत के नाम पे उस महिला के साथ रेप किया, बलात्कार किया, उन 13 जनों को भगवान ने सजा दे दी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।